डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन डिस्कस किया था और आज हम उन्हीं फ्रेगमेंटेशन के टाइप्स को अपने अलग अलग कंपाउंड्स पर अप्लाई करके देखेंगे। तो आज मैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हो सकता है ये वाला फ्रेगमेंटेशन वाला जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फ्रेगमेंटेशन है ये मैं दो पार्ट्स में रखूंगी क्योंकि काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं, तो मैं चाह रही थी कि सारे ही कंपाउंड्स हम डिस्कस करें। तो आधे आज करेंगे और आधे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एल्केन्स। ठीक है कि एल्केन्स में जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो किस तरीके से होगा। तो एल्केन्स में भी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेट चेन एल्केन्स। तो इसमें क्या होगा कि द मास स्पेक्ट्रा ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रुप ऑफ पीक्स सेपरेटेड बाय 14 मास यूनिट्स। यानी कि क्या होगा, देखिए स्ट्रेट चेन में क्या होगा, कोई भी कंपाउंड अगर स्ट्रेट चेन है हमारा एल्केन, तो वो किस तरह से होगा, ये इसी तरह से तो आएगा वो CH3 CH2 CH2 CH2, कितना भी अगर हम बड़ा बनाते चले जाएं और मैं इसको यहाँ ख़त्म कर दूं सपोज, तो ये इसमें 5 कार्बन है, इसका मतलब ये नॉर्मल पेंटेन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होंगी, जो भी हमारी पीक्स हमें देखने को मिलेंगी मास स्पेक्ट्रा में, उनमें उनकी जो मास की मतलब M/E वाली वैल्यू में जो डिफरेंस होगा पीक्स में, वो हमें 14 यूनिट्स का देखने को मिलता है। क्यों 14 यूनिट तो देख रहे हैं, क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ सारे CH2 CH2 CH2, जैसे सपोज पहला फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर हो गया तो दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, तो इस तरह से देख रहे हैं आप सभी में जो है CH2 CH2 का डिफरेंस है, यानी 14 मास यूनिट का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो आपके सामने अगर क्वेश्चन दे रखा है कि ये पीक्स हैं, M/E वैल्यू दे रखी होगी आपके सामने, और उनमें आपको लगे कि 14 14 का डिफरेंस है, तो आप समझ सकते हैं कि वो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आप इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम इसके और एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके मास स्पेक्ट्रा के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो पेरेंट पीक है वो ऑलवेज प्रेजेंट होगी। देखिए पेरेंट पीक का प्रेजेंट होने का क्या मतलब है। पेरेंट पीक, जैसे आपको कई बार मास स्पेक्ट्रा देखने को मिलेंगे, कहीं पर पेरेंट पीक आपको इतनी सी मिलेगी और कहीं पर ऐसी मिलेगी, कहीं ऐसी मिलेगी। तो इसका मतलब है जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर इंटेंसिटी मॉलिकुलर आयन पीक की बहुत ज़्यादा हुई, इसका मतलब उसमें फ्रेगमेंटेशन बहुत कम हुआ। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, मॉलिकुलर आयन पीक की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका फ्रेगमेंटेशन उतना कम होगा, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट हो जाएंगे तो फिर बहुत कम मॉलिक्यूल बचेंगे जो अनफ्रेगमेंटेड बचेंगे, और अगर कम बचे तो फिर पीक जो है काफ़ी छोटी आएगी। तो पीक जितनी छोटी होगी फ्रेगमेंटेशन उतना ज़्यादा होगा, पीक जितनी बड़ी होगी फ्रेगमेंटेशन उतना कम होगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पीक प्रेजेंट है लेकिन इंटेंसिटी ऑफ द पीक इज लो फॉर लॉन्ग चेन एल्केन्स। जो लॉन्ग चेन एल्केन्स होंगे उनमें इंटेंसिटी जो है पीक की बहुत छोटी देखने को, मतलब लो देखने को मिलेगी, यानी बहुत छोटी पीक मिलेगी, और वो इसीलिए क्योंकि उसमें ज़्यादातर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मोस्ट इंटेंस पीक क्या होती है, मोस्ट इंटेंस पीक्स आर ड्यू टू C3H7 प्लस चार्ज, यानी कि ये जो है हमारा वो प्रोपाइल कैटायन है, और C4H9 यानी ब्यूटाइल कैटायन की वजह से हमें मोस्ट इंटेंस पीक मिलेगी, जिनकी M/E की वैल्यू 43 और 57 है। तो M/E वैल्यू मैंने आपको बताया था कैसे हम निकालते हैं, कि इस पूरा C3H7 का जो भी पूरा मास होगा, मास हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन के लिए हम 12 लिखेंगे, तो 3 कार्बन के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36, और H7 है और एक हाइड्रोजन पर 1, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 7 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 7 लिख देंगे, और 36 प्लस 7 को आपको सिर्फ प्लस करना है। ठीक है, जब आप इसको प्लस कर लेंगे तो आंसर 43 आ जाएगा। तो इस तरह से हम M/E, और E क्या है, M/E निकालना है, तो ये तो हमारा M निकला, बाय E का मतलब, या Z भी लिखा हुआ होगा कहीं पर, तो वो होता है उस स्पीशीज पर चार्ज। अब क्योंकि चार्ज जनरली हमें ज़्यादातर यहाँ पर हम देखेंगे हमें +1 ही मिल रहा है देखने को, तो बस उसको 1 से डिवाइड करना है इस मास को, तो 1 से डिवाइड करने पर वही आंसर आएगा जो आपका मॉलिकुलर मास, मतलब जो भी आपका मास रहा होगा। तो इसलिए जितना भी बस मास है आप वो देख लीजिएगा, वही आप उसको M/E आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसमें क्या है कि रिलेटिव एबंडेंस ऑफ फ्रेगमेंट आयंस, फ्रेगमेंट आयन जो भी हमारे फॉर्म होंगे उनकी जो रिलेटिव एबंडेंस है, यानी कि वो कितने, वही इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। एक तो ये कि स्टेबिलिटी ऑफ द आयन फॉर्म, जो आयन हमारा बना है कार्बोकेटायन ही बनेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, और दूसरा अगर वो इक्वली स्टेबल बन रहे हैं
तो फिर जो न्यूट्रल स्पीशीज यानी जो फ्री रेडिकल वहाँ पर लॉस्ट हुआ उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो बेटा अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिएगा, तो उससे आपको टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन किस किस टाइप के होते हैं वो सब समझने में ईजी रहेगा। वहाँ पर मैंने रूल्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन भी डिस्कस किए थे। ठीक, तो अब हम मास स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन का जो है मास स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात करेंगे आज। तो देखिए ये जो स्पेक्ट्रम है ये आपके सामने दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या चीज़ देखनी है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा ये यहाँ पूरा फॉर्मूला लिख के आया हुआ है। ठीक, और आप देख रहे हैं सभी जो हमें यहाँ पर मेन पीक्स दिख रही हैं वो 71 की है, 57, 43 और 29। ठीक है, चार ही पीक्स यहाँ पर दिखा भी रखी हैं। तो आप देख रहे हैं 71 और 57, इसमें कितना डिफरेंस है 14 का। 57 और 43 में क्या डिफरेंस है 14 का, मतलब और 43 29 में जो डिफरेंस है वो भी आपको 14 का दिखने को मिल रहा होगा कि 71 में से 57 अगर आप माइनस करेंगे तो 14 आएगा, फिर 57 में से 43 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हर पॉइंट पर जाकर हो रहा है। ठीक, अच्छा इन द मास स्पेक्ट्रम द बेस पीक, अच्छा एक चीज़ और, बेस पीक और मॉलिक्यूलर आयन पीक दोनों में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर आयन पीक हमें जो मास स्पेक्ट्रम में सबसे लास्ट में देखने को मिलती है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक है, यानी जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन होगा उसका सबसे ज़्यादा मास होगा। जाहिर सी बात है क्योंकि उसी का तो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन जब हो जाएगा तो फिर वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। तो जो बड़ा फ्रेगमेंट हुआ मतलब जो अपने आप में बड़ी चीज़ हुई वो तो हमारा मॉलिक्यूलर आयन पीक ही हुआ, इसलिए उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होता है। तो जो सबसे लास्ट में जो पीक देखने को मिलती है वो जनरली हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है। फिर बेस पीक क्या हुई, बेस पीक जो भी इस पूरे मास स्पेक्ट्रम में जो सबसे लंबी पीक मिलेगी यानी जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। लंबी पीक मिलने का मतलब उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा यानी कि उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे वहाँ पर, मतलब उतने m/e वैल्यू वाले उतने ज़्यादा हमें मॉलिक्यूल्स वहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए हमें उसकी पीक लंबी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बेस पीक, अच्छा कई बार ऐसा भी होगा कि किसी किसी कंपाउंड में आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक ही बेस पीक हो जाएगी, यानी मॉलिक्यूलर आयन पीक ही सबसे लंबी देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि उसमें फ्रेगमेंटेशन काफ़ी कम हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, बेस पीक कॉरस्पॉन्ड टू लॉस ऑफ एन इथाइल ग्रुप गिविंग एन इथाइल रेडिकल एंड ब्यूटाइल कैटायन। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ये हमारा नॉर्मल हेक्सेन हमने यहाँ बना रखा है, ठीक है, और इसका अगर हम मास देखें तो वो 86 होता है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट होगा और इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट के बाद क्या होगा, किसी भी एक सिग्मा बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ पर सारे सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी है और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड भी है। तो ये सब मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर हमारे पास ऐसे दोनों बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पहले इजेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट कराएंगे और फिर क्या होगा, इस पूरी स्पीशीज में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और हमारे पास ये जो है मॉलिक्यूलर कैटायन जो है फॉर्म हो जाएगा। तो अब इसका अगर हम m/e देखें तो वो भी हमारा 86 ही होगा। मॉलिक्यूलर आयन पीक का m/e वैल्यू हमारे मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ही होता है। ठीक है, क्योंकि निकला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही निकला है, ना कोई कार्बन निकला है ना कोई हाइड्रोजन निकला है, तो इसलिए इसकी m/e की वैल्यू वही होगी जो हमारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था कि जब हम मॉलिक्यूलर आयन को शो करते हैं तो बुक में इसी तरह से दिया हुआ है, मतलब आपको भी ऐसे ही शो करना चाहिए। हालांकि एक्चुअल में हुआ क्या होगा, हमने इसमें क्या दिखाया हुआ है कि ये हमारा CH3 है, फिर ये CH2 है, फिर ये CH2 है, ये CH2 है, और जो यहाँ पर बॉन्ड था यानी इधर भी एक CH2 है और ये भी एक CH3, ये वाला जो बॉन्ड था, अगर मैं नंबरिंग दूँ इसको नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 फिर आगे बढ़ जाएगा, तो जो 2 और 3 के बीच का बॉन्ड है यहाँ पर यहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रॉन को निकाला हुआ है, यानी एक यहाँ पर मैं कहीं पर एक पॉजिटिव और ये ऐसे दिखा सकती हूँ। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं और जैसे यहाँ दिखा रखा है ये वाला तरीका, इस तरह से भी। तो ये जो ये तरीका है ना कि आपने ब्रैकेट बनाया और ब्रैकेट के बाहर आप पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, तो यही तरीका सही हो जाता है। ठीक है, उसका मतलब यही होता है जो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक, अब इसका फ्रेगमेंटेशन होगा और इसका फ्रेगमेंटेशन फिर आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको क्या दिखाना है, सिर्फ जहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन आप दिखा रहे हैं बस आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर इसमें फ्रेगमेंटेशन कहाँ दिखाया है, ये फ्रेगमेंटेशन दिखाया है, तो किसी एक स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब दो फ्रेगमेंट बनेंगे, एक फ्रेगमेंट तो पूरा ये बन जाएगा,
ठीक है, और एक फ्रेगमेंट पूरा ये बन जाएगा। तो किसी एक फ्रेगमेंट पर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाना है और दूसरे फ्रेगमेंट पर आपको रेडिकल दिखाना है, ठीक है। और देखो वो हुआ भी कैसे होगा, जैसे यहाँ पर भी है, ये हमने फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब ये टूटा तो किसी एक पर पॉजिटिव जाएगा और किसी एक पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वही हमने यहाँ पर दिखा भी दिया कि एक पर पॉजिटिव गया और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन। आप इसका उल्टा भी दिखा सकते हैं, वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। इस पर भी पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव दिखा सकते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, कैसे भी दिखा सकते हैं आप, लेकिन हमने इसको ऐसे क्यों दिखाया वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम मान ले रहे हैं कि हमने इस वाली स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया, मतलब इस वाली फ्रेगमेंट पर, और इधर वाले फ्रेगमेंट पर हमने रेडिकल दिखा दिया। तो अब हमारा जो मास स्पेक्ट्रम है वो खाली पॉजिटिव चार्ज को ही डिटेक्ट करेगा या फिर किसी रेडिकल कैटायन को डिटेक्ट करेगा। न्यूट्रल स्पीशीज यानी जो हमारे जो रेडिकल बने हैं, सिर्फ रेडिकल, उनको डिटेक्ट नहीं करता, वो तो फिर जो होते हैं वैक्यूम से बाहर चले जाते हैं, तो ये तो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, खाली ये डिटेक्ट होगा। तो ये डिटेक्ट होगा, इसका m/e कितना आया 57, ठीक। और 57 पे आप देखिए सबसे लंबी पीक मिल रही है, यानी ये हमारी बेस पीक हो जाएगी जो यहाँ दिखा रखी है, ठीक। अब इसके आगे क्या है ये भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि हमने जो फ्रेगमेंटेशन शो किया था अपना, वो किस तरह से कर रखा है। तो C2C3 बॉन्ड इज मोर लाइकली टू ब्रेक देन C1 एंड C2। देखिए अब क्वेश्चन ये होता है कि हमने ब्रेकेज जो कराई है वो यहीं, फ्रेगमेंटेशन यहीं क्यों कराया, यहाँ पर भी तो हो सकता था, वो तो होगा, यहाँ पर भी होगा ये वाला, यानी अगर मैं इसको नंबर 1 दूं और ये नंबर 2 और ये नंबर 3, फिर ये 4, 5 और ये 6, तो भाई 1 और 2 के बीच में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वहां होगा नहीं। फ्रेगमेंटेशन तो जितना होगा, मतलब जितना पॉसिबल है होगा ही होगा। लेकिन हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं कि इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो इंटेंसिटी जनरली जिससे हमें स्टेबल कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा, वहां पर हमें इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा, यानी उसकी हाइट हमें ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी उस पीक की। तो अगर हम 1 और 2 के बीच में करा देंगे, तो 1 और 2 के बीच में कराने से क्या होगा, हम किसी एक पर पॉजिटिव और किसी एक पर जो है रेडिकल दिखाएंगे। तो सपोज अगर मैं इस CH3 पर पॉजिटिव और यहाँ पर रेडिकल, सॉरी ये रेडिकल दिखा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मिथाइल कार्बोकैटायन बना। तो मिथाइल कार्बोकैटायन जो है इथाइल के कंपैरिजन में लेस, कह सकते हैं कि लेस स्टेबल है, ठीक है, लेस स्टेबल है, इसलिए ये फ्रेगमेंटेशन तो हुआ तो है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी हमें बहुत अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर आप इसका उल्टा भी कर लें, मैंने एक बार पॉजिटिव मिथाइल पर दिखाया था और सेकंड नंबर पर रेडिकल, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, मिथाइल पर आपने ये बना दिया रेडिकल और इस पर पॉजिटिव दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये वाला कार्बोकैटायन भी हमारा इस इथाइल कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का नंबर देख रहे हैं काफी ज्यादा नंबर है, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ क्योंकि कम हो जाता है, तो इसलिए जो ये कार्बोकैटायन बनेगा वो हमारा लेस स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू इथाइल कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले हम यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है कि C2C3 बॉन्ड इज मोर लाइकली टू ब्रेक, यानी जो C2 और C3 के बीच का बॉन्ड है, यानी ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है ज्यादा अच्छा जो है ब्रेक होगा, बिकॉज C2C3 फ्रेगमेंटेशन लीड्स टू अ प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड अ प्राइमरी रेडिकल, क्योंकि उससे हमें एक प्राइमरी कार्बोकैटायन मिल रहा है और एक प्राइमरी रेडिकल मिल रहा है, विच आर मोर स्टेबल, क्योंकि ये दोनों ज्यादा स्टेबल हैं देन द प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड मिथाइल रेडिकल, ठीक है। इन्होंने ये देखो, इन्होंने जो नीचे वाली स्पीशीज बना रखी है कि इन्होंने मिथाइल को लिख रखा है यहाँ पर, ये जो ब्रेकेज हुआ है वो इस तरह से हुआ है, पहले वाले 1 और 2 के बीच में जो ब्रेकेज है कि मिथाइल पर तो इन्होंने बना दिया रेडिकल, और जो ये पूरी स्पीशीज बची, जो इतने लंबे कार्बन बचे हैं, यहाँ पर इस पर कॉर्नर पे लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये वाला प्राइमरी कार्बोकैटायन इस वाले प्राइमरी कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमें पीक मिलेगी वो हमें ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। अच्छा यहाँ पर देखिए इसका जो कंपैरिजन किया गया है, वो जो मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया था ना, लास्ट स्लाइड में क्या कर रखा था, हमने इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया था और इस पर रेडिकल दिखाया था, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्यूटाइल रेडिकल बना था, और ब्यूटाइल रेडिकल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें m/e 57 देखने को मिली थी, ठीक है। तो यहाँ जो डिस्कशन किया गया ना, ये जो पूरे पैराग्राफ में डिस्कशन किया है वो इसके लिए किया गया है कि यहाँ पर जो हमारा देखने को, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा वो ब्यूटाइल रेडिकल बन रहा था, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये पेंटाइल रेडिकल बन रहा है। तो ब्यूटाइल रेडिकल हमारा ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू पेंटाइल रेडिकल, तो इसलिए हमने इसके जो है इसका जो ब्रेकेज है वो हमने C2C3 के कॉरस्पॉन्डिंग
दिखाया है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें पीक मिली है M/E57 पर, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, क्योंकि ये बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन हमारा बना है। ठीक है, अच्छा एक बार मैं इसको जरा इरेज कर देती हूँ। तो बेटा आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फ्रेगमेंटेशन तो सारे ही होंगे, लेकिन जो इंटेंसिटी हमें पीक की दिखाई देगी ज़्यादा अच्छी, वो हमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन की ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। ठीक, फिर आगे लिखा है कि अ सिमिलर फ्रेगमेंटेशन गिव्स एन इथाइल कार्बोकैटायन एंड अ ब्यूटाइल रेडिकल। भाई ऐसा भी हो सकता है, हमने क्या करा था, इस बॉन्ड को हमने यहाँ से तोड़ा था। एक बार तो हम क्या, पिछली बार हमने पिछले वाले स्लाइड में दिखाया था यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर रेडिकल, और इस बार क्या दिखाया है, इस पर पॉजिटिव और इस पर रेडिकल। भाई ऐसे भी दिख सकता है, लेकिन अब की बार क्या होगा, ये वाला तो फ्री रेडिकल है, ये तो डिटेक्ट ही नहीं होगा, हमें सिर्फ इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीक देखने को मिलेगी। तो M/E29 पर भी हमें पीक देखने को मिली थी। आप चाहे तो देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये वाली जो पीक है M/E29, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें एक पीक देखने को मिली। अच्छा फिर क्या बात है, नेक्स्ट है कि अगर हम सिमेट्रिकल क्लीवेज कराएं। अब सिमेट्रिकल क्लीवेज, क्योंकि क्लीवेज तो हर पॉइंट पे होने हैं। सिमेट्रिकल क्लीवेज से मतलब है, क्योंकि कुल मिलाकर 6 कार्बन है, तो बीचों बीच करा दें। ठीक, तो किसी एक पर पॉजिटिव और किसी एक पर रेडिकल, तो चाहे आप इस पर पॉजिटिव इस पर रेडिकल बनाओ, एक ही बात बनेगी, क्योंकि तीनों से ही दोनों तरीके से हमें प्रोपाइल रेडिकल और प्रोपाइल कैटायन ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, हमें प्रोपाइल कैटायन मिला M/E43, और ये प्रोपाइल रेडिकल, ये तो डिटेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि ये रेडिकल है। कैटायन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पीक देखने को मिली। अच्छा, और हमारी जो पीक थी वो 57 के देखो दोनों में बन रहे हैं हम, अगर ये चीज़ देखें ना यहाँ पर, ये भी ये हमारा प्रोपाइल कैटायन बन रहा है। अगर हमने पहले 57 वाला जो देखा था, 57 में क्या था, यहाँ पर इस वाली स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज था, यानी हमारा ब्यूटाइल जो है कार्बोकैटायन बन रहा था। यहाँ पर प्रोपाइल बन रहा है, वहाँ पर ब्यूटाइल बन रहा था। ठीक, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें रिलेटिव इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिली। देखा जाए तो दोनों के दोनों प्राइमरी हैं, ब्यूटाइल भी हमारा प्राइमरी है और प्रोपाइल भी हमारा प्राइमरी है, लेकिन क्योंकि ब्यूटाइल रेडिकल प्रोपाइल रेडिकल से, रेडिकल कह रही हूँ मैं बार बार, कार्बोकैटायन, ब्यूटाइल कार्बोकैटायन जो होता है वो प्रोपाइल कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ज़्यादा अच्छी पीक देखने को मिली। इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ज़्यादा आयंस मिले वहाँ पर। ठीक है, कार्बोकैटायन का नंबर काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि वो स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक, तो इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा। तो M/E43 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें पीक देखने को मिल सकती है। फिर द क्लीवेज टू गिव अ पेंटाइल कैटायन, अभी अभी हमने बात की थी, पेंटाइल कैटायन कब मिलेगा, जब हमारा ब्रेकेज यहाँ पर हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर रेडिकल आएगा, एंड अ मिथाइल रेडिकल, तो इससे पेंटाइल कैटायन मिलेगा और मिथाइल रेडिकल मिलेगा। ठीक है, 71 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें पीक देखने को मिलेगी, लेकिन पीक काफ़ी छोटी देखने को मिली। आपने लास्ट में स्लाइड में देखा भी था कि 71 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी काफ़ी छोटी पीक थी, काफ़ी इज वेरी वीक लिखा हुआ भी। और सिमिलरली द क्लीवेज टू गिव अ मिथाइल कैटायन एंड अ पेंटाइल रेडिकल इज नॉट विजिबल, और इसका ठीक उल्टा कर दें, यहाँ पर हमने क्लीवेज दिखाया तो है, लेकिन इस पर रेडिकल की बजाय इस पर मैं दिखा दूं पॉजिटिव चार्ज और इस पर मैं दिखा दूं रेडिकल। ठीक है, तो मिथाइल कार्बोकैटायन तो हमारा सब लीस्ट स्टेबल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो हमें जनरली पीक दिखती ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लीस्ट स्टेबल हमारा कार्बोकैटायन बना है और रेडिकल तो हमारा डिटेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लो स्टेबिलिटी ऑफ मिथाइल कैटायन एंड मिथाइल रेडिकल, तो वो दोनों की वजह से, क्योंकि यहाँ दिखाया हुआ भी है कि अगर मैं इस पर पॉजिटिव और इस पर रेडिकल कर दूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पीक देखने को मिलेगी, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दूं, यहाँ पर रेडिकल और इस पर पॉजिटिव दिखा दूं, तो वो हमारी पीक देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि मिथाइल रेडिकल तो जो है वो हमारा बहुत ही लीस्ट स्टेबल माना जाता है। और यहाँ पर ये जो बना है, अगर पॉजिटिव चार्ज में देखूँ तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में, तो ये वाली पीक फिर भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मिथाइल कार्बोकैटायन की पीक की बात करें तो वहाँ पर हमें पीक देखने को नहीं मिलती। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाह रही थी, यहाँ पर अगर बात करें हम, जब हम ब्यूटाइल रेडिकल की बात करते हैं, सपोज अगर हमारा ये बन रहा है, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा बेटा, उसमें हमने ये देखा था कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर हमारा जो है रेडिकल बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बना। ठीक, अगर हम ये भी देखें ना कि यहाँ पर हमें जो है चलिए वो तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि ब्यूटाइल रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। चलिए, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रांच्ड चेन एल्केन्स की। तो ब्रांच्ड चेन एल्केन्स में भी आप देखेंगे पीक वैसी है, इसी का 2 मिथाइल पेंटेन जो एन हेक्सेन का आइसोमर ही है, दोनों में आप देखेंगे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है।
तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई है, तो यहाँ पर जो 86 के कॉरस्पॉन्डिंग यानी जो हमारी मॉलिकुलर आयन पीक है उसकी देख रहे हैं आप इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी ब्रांच चेन एल्केन्स होते हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ब्रांचिंग के अलोंग ही वहाँ पर जो है फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा होता है। और दोनों में ही हमें सेम पीक्स मिलेंगे, 86 पर मिल रही है, 71 पर मिल रही है, 57 पर, 43 पर, सब पहले भी यही सब मिल रही थी। लेकिन अब की बार क्या होगा, इन दोनों में स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन एल्केन्स में क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटी होती है पीक्स में, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा, रिलेटिव इंटेंसिटीज में। आप देख रहे हैं अब की बार 43 वाले की पीक सबसे ज़्यादा, यानी बेस पीक हमारी ये वाली हो जाएगी, और मॉलिकुलर आयन पीक की इंटेंसिटी काफ़ी कम है, जबकि स्ट्रेट चेन में काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, इससे तो ज़्यादा मिली थी कम से कम। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि देयर इज़ अ लार्ज सिमिलरिटी बिटवीन द मास स्पेक्ट्रा ऑफ स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे अगर दोनों में सिमिलरिटी है, तो ओनली डिफरेंस बीइंग इन द इंटेंसिटी ऑफ द पीक्स। तो अगर आपको पीक में डिफरेंस देखने को इंटेंसिटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पर 43 की सबसे ज़्यादा होगी, वहाँ पर 57 वाली ज़्यादा थी। तो बॉन्ड क्लीवेज अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन्स रूल अकर्स एट द ब्रांच पॉइंट। ये पिछली बार मैंने आपसे रूल्स डिस्कस किए थे, लेकिन मैं नाम बताना भूल गई थी। स्टीवेंसन्स रूल्स जो है उसका मतलब वो रूल क्या था कि स्टेबल फ्रेगमेंटेशन, जो स्टेबल फ्रेगमेंट्स होते हैं वो इजीली फॉर्म होते हैं। जैसे पिछली बार मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो जब फ्रेगमेंटेशन से कार्बोकैटायन और रेडिकल दोनों बनते हैं, तो सबसे पहले हम स्टेबिलिटी देखेंगे कार्बोकैटायन की। तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ज़्यादा इजीली फॉर्म होंगे, ठीक है। और अगर कार्बोकैटायन इक्वली स्टेबल होंगे तो फिर हम देखेंगे कि लॉन्ग चेन रेडिकल, क्योंकि लॉन्ग चेन रेडिकल ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। तो स्टीवेंसन रूल था कि स्टेबल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो इजीली फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर स्टीवेंसन रूल के अकॉर्डिंग बॉन्ड क्लीवेज होगा, और कहाँ पर होगा, ब्रांच पॉइंट पर, बिकॉज इट गिव्स स्टेबल कार्बोकैटायन। देखिए यहाँ पर ये आपके सामने स्ट्रक्चर बनाई हुआ है 2 मिथाइल पेंटेन का। तो यहाँ ब्रांचिंग से क्या मतलब है, स्ट्रेट चेन सीधे सीधे कार्बन दिखाई दे रहे हैं। ये जो ये है, ये पोर्शन हमारा ब्रांचिंग कहलाता है। तो ब्रांचिंग जहां पर होगी वहां पर क्लीवेज होगा। तो यहां पर क्लीवेज यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, ठीक है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें आगे। तो जनरली द लार्जेस्ट सब्स्टिट्यूएंट एट अ ब्रांच पॉइंट इज एलिमिनेटेड मोर रेडिली एज अ रेडिकल, ठीक है। तो जो ज़्यादा लंबा होगा सब्स्टिट्यूएंट वो हम ब्रांच पॉइंट पर, वो हमारा ज़्यादातर रेडिकल की तरह निकलेगा। तो अगर मैं सपोज मैं इसको ए लिख देती हूँ और इसको बी लिख देती हूँ, तो अगर मैं बी वाला फ्रेगमेंटेशन देखूँ तो हम क्या करेंगे, इस पर तो इस CH2 पर तो लगाएंगे रेडिकल और इस CH पर लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्यों करा है हमने ऐसा, क्योंकि जिस पर पॉजिटिव चार्ज लगाया है वो कार्बन 2 कार्बन से और अटैच्ड है। इसका मतलब ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा करती, इस CH2 पर पॉजिटिव चार्ज लगाती और इस CH पर रेडिकल लगाती, तो हमारा क्या बनता, ये वाला पोर्शन, क्योंकि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन पर, वो खाली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब ये हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता। तो इसलिए जो है इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी लॉन्ग चेन जिसका होगा, जो भी लार्जेस्ट सब्स्टिट्यूएंट होगा ब्रांच पॉइंट पर, वो हमेशा रेडिकल की तरह निकलेगा, क्योंकि अगर वो रेडिकल की तरह निकलेगा तो वो प्राइमरी रेडिकल की तरह निकल रहा है, और जो हमारा कार्बोकैटायन है वो हमारा सेकेंडरी बन रहा है, ठीक है। अच्छा, द रिजल्टिंग कार्बोकैटायन गिव्स द बेस पीक, और जो भी हमारा कार्बो यानी जो यहाँ पर सेकेंडरी बनेगा, मतलब हम इसको यहाँ पर पॉजिटिव मान रहे हैं और इसको हम रेडिकल मान रहे हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है उसकी वजह से जो पीक आएगी वो हमारी बेस पीक आएगी, और इसीलिए हमें 43 वाली जो है बेस पीक मिल रही है। देखिए कार्बोकैटायन में क्या है, ये CH है और यहाँ से इस पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 3 कार्बन है और 3 और 3 6 और एक 7 हमारे पास हाइड्रोजन है। तो जब इनका मास आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 43। तो 43 पर हमें ज़्यादा अच्छी पीक क्यों देखने को मिली, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकैटायन की वजह से मिल रही है। तो मैक्सिमम जो फ्रेगमेंटेशन होगा, यानी मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो मॉलिकुलर कैटायन होंगे, मतलब मॉलिकुलर कैटायन जो होंगे वो ज़्यादातर फ्रेगमेंट कैसे होंगे, एज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक। अब है द ग्रेटर द ब्रांचिंग इन एल्केन द मोर रैपिड एंड एक्सटेंसिव इन द फ्रेगमेंटेशन। अब क्या होगा, जितना भी हमें एल्केन में ब्रांचिंग होगी
उतना ज़्यादा उसमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी, फ्रेगमेंटेशन जितना ज़्यादा होगा, हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी उतनी कम देखने को मिलेगी। और यही इसमें आगे लिखा हुआ है, दस द मॉलिक्यूलर आयन पीक इज लेस इंटेंस एंड इज मोस्टली नॉट ऑब्जर्व। और कई बार तो ये ऑब्जर्व भी नहीं होती है। तो ये आपके सामने 2 मिथाइल पेंटेन का जो है ये दिया हुआ है मास स्पेक्ट्रम। तो इसमें 43 की बेस पीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 86 पे देख रहे हैं आप, इंटेंसिटी हमें काफ़ी कम देखने को मिल रही है। और यही चीज़ अब इसमें आगे फ्रेगमेंटेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एक बार मैं इसमें इंक का कलर चेंज कर लेती हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो जो मैंने आपको पीछे समझाया बेटा वो यहाँ पर क्लियर दे रखा है। देखिए यहाँ पर अगर हम ए वाला, ये वाला फ्रेगमेंटेशन माने, सबसे पहले तो क्या बन गया भाई, जो भी हमारा मॉलिक्यूल था उसमें इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट कराया और ये हम डायरेक्टली मॉलिक्यूलर कैटायन से शुरू कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी लगा रखा है और इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है। ठीक, तो बस हमने ये किया, फ्रेगमेंटेशन किया। और हमें क्या करना है, ब्रांचिंग पर जब भी हम ये कराएंगे तो हमारा जो भी जहाँ भी आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, देखिए इस वाली स्पीशीज पर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पर, इस कार्बन से इधर भी एक कार्बन अटैच्ड है और इधर भी एक कार्बन अटैच्ड है। तो इस पर आपको पॉजिटिव चार्ज लगाना है और यहाँ पर आपको रेडिकल लगाना है। तो वही ए की स्पीशीज के अकॉर्डिंग दे भी रखा है। तो ए के अकॉर्डिंग अगर क्लीवेज हुआ तो हम इस तरह से इस स्पीशीज को लिख सकते हैं। यहाँ पर कार्बोकैटायन ये है, ये वाला तो डिटेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि ये तो मिथाइल रेडिकल है। तो यहाँ से ये तो निकल जाएगा और ये जो M/E है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने 71 पे अभी पीक देखी भी थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर हम बी के अकॉर्डिंग चलें, बी के अकॉर्डिंग यानी यहाँ पर अगर हम फ्रेगमेंटेशन कराएंगे तो फिर से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर मैंने बनाया वो तो बनेगा ही क्योंकि वो तो ब्रांचिंग है उस कार्बन से, क्योंकि 2 कार्बन अटैच्ड हैं। और यहाँ पर इस वाले पर रेडिकल बन जाएगा। ठीक, तो फिर से रेडिकल डिटेक्ट नहीं होगा और M/E की कॉरस्पॉन्डिंग 43 हमें। अब आप देख रहे हैं 71 पे भी हमारा सेकेंडरी ही रेडिकल बन रहा था और 43 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमारा सेकेंडरी बन रहा था। तो फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन के कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक थी उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा क्यों है? उसका रीज़न ये है बेटा कि अगर इक्वली स्टेबल हमारे पास कार्बोकैटायन बन रहे हैं तो फिर हम रेडिकल देखेंगे, किसमें रेडिकल लॉन्गर चेन बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमारा सिर्फ मिथाइल रेडिकल बन रहा था और अगर हम बी पर हम ब्रेकेज करा देंगे तो बी पर ब्रेकेज कराने से हमें क्या मिल रहा है, ये देख रहे हैं प्रोपाइल रेडिकल हमें देख रहे हैं। तो मिथाइल रेडिकल के कंपैरिजन में प्रोपाइल रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो लॉन्गर चेन रेडिकल होते हैं वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है इसीलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पीक भी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली। ठीक है, फिर फ्रेगमेंटेशन सी पर भी करा सकते हैं, ये वाला फ्रेगमेंटेशन भी होगा। ठीक है, और सी पर अगर फ्रेगमेंटेशन हुआ तो फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पर पॉजिटिव और एक पर रेडिकल दिखाना है। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव जिस पर दिखाया है हमने, ये हमारा कौन सा बना, प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन तो सेकेंडरी के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है, तो इसलिए हमें 57 के कॉरस्पॉन्डिंग पीक भी काफ़ी छोटी देखने को मिली। अच्छा, इसी फ्रेगमेंटेशन को आप उल्टा भी कर सकते हैं, इस पर पॉजिटिव और इस पर रेडिकल भी दिखा सकते हैं। तो पॉजिटिव 29 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें पीक देखने को मिलेगी। पर हम जो है ना मेजर पीक्स के बारे में बात करते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ बेटा, फ्रेगमेंटेशन तो आप कहीं पर भी करा सकते हो, एक एक पॉइंट पर करा सकते हो, लेकिन हम जो बात करते हैं वो सिर्फ मेजर फ्रेगमेंटेशन की जिनकी इंटेंसिटी हमें अच्छी देखने को मिल रही है। तो बस जो चीज़ मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की वही यहाँ पर लिखी हुई भी है कि फ्रेगमेंट गिवन बाय पाथ बी गिव्स द बेस पीक वेयर एज दैट ऑब्टेन फ्रॉम पाथ ए डज नॉट। पाथ बी ने तो की वजह से तो हमें बेस पीक मिली, लेकिन पाथ ए की वजह से क्यों नहीं मिली, ऑल्दो बोथ गिव सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जबकि दोनों ने ही सेकेंडरी दिए हैं। तो दिस इज बिकॉज द फैक्ट द फ्रेगमेंटेशन पाथ बी गिव्स अ प्राइमरी रेडिकल इंस्टेड ऑफ अ मिथाइल रेडिकल। तो यहाँ पर हमें जो मिला है वो एक प्राइमरी रेडिकल था, जबकि यहाँ पर हमें मिथाइल रेडिकल मिला। तो प्राइमरी रेडिकल मिथाइल रेडिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं साइक्लोएल्केन्स के बारे में। तो साइक्लोएल्केन्स, फिर से मैं एक बार कलर चेंज करती हूँ। अच्छा, साइक्लोएल्केन्स में क्या होगा, साइक्लोएल्केन्स विद साइड चेन, अगर हमारे पास विद साइड चेन है तो क्लीवेज टेंड्स टू अकर एट द अल्फा बॉन्ड। अब ये अल्फा बॉन्ड कौन सा होगा, रिंग से अटैच्ड पहला बॉन्ड होता है अल्फा, फिर दूसरा बॉन्ड होता है बीटा, फिर तीसरा गामा, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्लीवेज होगी वो यहाँ अल्फा क्लीवेज अल्फा बॉन्ड पर हो रही है। ठीक है, एट द ब्रांच पॉइंट इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन द मॉलिक्यूलर आयन पीक इज क्वाइट अबंडेंट एंड अकर्स
M/E 126 और द बेस पीक जो हमें मिल रही है वो 83 पर मिल रही है, इज फॉर्म्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ द साइड चेन। तो हमने क्या, ये हमारा कंपाउंड था एन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट कराया और इसका हमारा मॉलिक्यूलर आयन बन गया। तो मॉलिक्यूलर आयन हमारा बना है, उस वो कैसे बना होगा, इस यहाँ पर क्लीवेज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर इस पर आपने पॉजिटिव दिखा दो और इस पर रेडिकल दिखा दो, ऐसे इस बॉन्ड को ना दिखाकर आप ऐसे भी दिखा सकते हो, पर जनरली हम प्रेफरेंस देते हैं इसी तरीके की, हम ये सब कुछ नहीं दिखाते हैं, हम सीधा बॉन्ड दिखाते हैं और बाहर पॉजिटिव और ये दिखा देंगे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब क्लीवेज करानी है तो अब फ्रेगमेंटेशन कराना है फर्दर मॉलिक्यूलर कैटायन का, तो बस आपने क्या करना है, ये बॉन्ड को यहाँ तोड़ना है, एक पर पॉजिटिव चार्ज दिखाना है और एक पर रेडिकल। तो आप यहीं पर देख लीजिए, इस पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यानी इस वाले कार्बन पर मैं पॉजिटिव चार्ज दिखाऊंगी और इस वाले कार्बन पर रेडिकल, एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन में मैंने ये बना दिया और यहाँ पर रेडिकल दिखाया और इस CH2 और इस पर पॉजिटिव। तो आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, लेकिन पीक की इंटेंसिटी ज़्यादा अच्छी हमें इसकी वजह से दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो पॉजिटिव चार्ज हमारे 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, यानी यहाँ पर हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, जबकि यहाँ पर ये जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो खाली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, यानी वो प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए जब हम फर्दर फ्रेगमेंटेशन कराएंगे तो हमें M/E के कॉरस्पॉन्डिंग यानी 83 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ज़्यादा अच्छी पीक देखने को मिलेगी, तो वही हमारी बेस पीक होती है। ये तो फिर हमारा रेडिकल है, ये तो हमारा डिटेक्ट होगा ही नहीं। फिर इसमें फर्दर फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है। फर्दर फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा कि ये बॉन्ड को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करा दूं और इस बॉन्ड को मैं एक्सक्यूज मी, तो कैसे हो गया ये, यहाँ पर हमने लिया इसको, तो देखिए ये पूरा का पूरा बॉन्ड मैंने यहाँ शिफ्ट कराया, तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या निकल के आएगा, देखिए शुरू से देखते हैं हम, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा यहाँ, और यहाँ पर मैंने ये बॉन्ड शिफ्ट करा दिया है, ठीक है। ये बॉन्ड तो अब रहा ही नहीं, यहाँ पर जो बॉन्ड था ये वाला बॉन्ड तो पूरा क्लीव हो गया और हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है और ऐसे ये वाला बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट करा देंगे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो पहले से था और दूसरा एक डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। और देखिए जब यहाँ से ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हैं, ठीक। तो इस चीज को, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारा क्या चीज निकली, ये हमारा इथाइलिन निकली, तो वो इथाइलिन हमने यहाँ पर निकाल दी एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और क्या बचेगा, ये CH2 है, यहाँ पर CH है और ये CH2 है और ये भी CH2 है, तो यही तो चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो M/E = 155 पर भी हमें एक पीक देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर जो क्लीवेज मैंने दिखाया है वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज, इसको आप देखो ऐसे भी समझ सकते हो। एक बार मैं इसको डिलीट करती हूँ। देखो इस बॉन्ड को अगर मैं इस कार्बन पर शिफ्ट करा दूं तो इस कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर हमने बॉन्ड बना लिया। फिर हमने क्या करा, इस वाले बॉन्ड को मैंने यहाँ शिफ्ट करा दिया, मतलब तोड़ दिया है, मतलब पूरा बॉन्ड तोड़ दिया है। तो बॉन्ड तोड़ने का मतलब अब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमें ये सारी पीक्स जो है देखने को मिलेंगी और ये वाली पीक हमारी बेस पीक हो जाएगी, ठीक। अब हम बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में। अच्छा, एल्कीन्स में क्या होगा, एल्कीन्स इन केस ऑफ एल्कीन्स इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट रिमूव्स 1 पाई इलेक्ट्रॉन गिविंग रेडिकल कैटायन। यहाँ पर क्या होगा, देखिए अभी तक हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात की, अब हम पाई बॉन्ड भी आ गया है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था कि रूल्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन में अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दोनों हो तो पहले पाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा, ठीक है। यानी जब इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट कराते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा वो पाई बॉन्ड से होगा। एक बार मैं इसमें फिर से कलर चेंज करती हूँ इसका, ये वाइट जो है दिख नहीं रहा है ज़्यादा अच्छा। तो बेटा ये हमने डायरेक्टली मॉलिक्यूलर कैटायन बना रखा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी लगा रखा है और इलेक्ट्रॉन भी लगा रखा है। तो आप इसको ऐसे भी, वही मैंने आपको बताया, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये CH, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन और ये CH, चाहे तो आप ऐसे दिखाइए और चाहे आप ऐसे दिखाइए, ठीक।
तो सबसे अच्छा तरीका हमारा यही माना जाता है। तो इसमें हमारा जो मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंटेशन है वो क्या होगा, एलाइलिक क्लीवेज। और मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एलाइलिक क्लीवेज अच्छे से डिस्कस भी किया था। एलाइलिक क्लीवेज का क्या मतलब है कि डबल बॉन्ड से अटैच्ड पहला बॉन्ड है अल्फा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड है बीटा बॉन्ड। तो यहां पर क्या हुआ है, बीटा बॉन्ड पर क्लीवेज हुई है, ये क्लीवेज हुई है और आपको किसी एक पर पॉजिटिव और किसी एक पर रेडिकल दिखाना है। तो हम इस पर ही पॉजिटिव दिखाएंगे और इस पर रेडिकल। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, देखिए इस पर पॉजिटिव दिखाने का फायदा, ये हमने दिखा दिया ना क्लीवेज यहाँ पर। तो एलाइलिक क्लीवेज क्या होगा, डबल बॉन्ड से अटैच जो बीटा बॉन्ड होता है वहां पर जो क्लीवेज होती है उससे, क्योंकि हमें एलाइल कैटायन देखने को मिलेगा। ये जो स्पीशीज हमारी बनी वो एलाइल कार्बोकैटायन है। डबल बॉन्ड से अटैच्ड पहले कार्बन हमारा एलाइलिक कार्बन होता है। ठीक है, उस एलाइलिक कार्बन पर कैटायन बना हुआ है तो एलाइलिक कार्बोकैटायन, और एलाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। अगर ये पाई बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये डबल बॉन्ड यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर जो मैं क्लीवेज, ये बीटा क्लीवेज की बात करी थी, मैंने रेडिकल यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखाया। अगर मैं इसका उल्टा करूँ, मान लीजिए जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, मतलब CH3 पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज दिखाऊं और यहाँ पर रेडिकल दिखाऊं, तो भाई रेडिकल तो डिटेक्ट होगा ही नहीं और ये बनेगा हमारा मिथाइल रेडिकल। और दूसरा तरीका जो मैं यहाँ दिखा रही थी उससे हमारा बन रहा था एलाइलिक कार्बोकैटायन। तो मिथाइल कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में, क्योंकि एलाइलिक कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीक है उसकी इंटेंसिटी हमें ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मिथाइल वाली तो हमें देखने को मिलती ही नहीं है, तो ये वाली इसलिए हमने क्लीवेज को इस तरह से कराया। ठीक, तो एलाइलिक क्लीवेज याद रखिएगा, एल्कीन्स में हमें एलाइलिक क्लीवेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर ऐसी एल्कीन्स हैं जिन पर की गामा कार्बन है, एल्कीन्स हैविंग हाइड्रोजन गामा ऑन गामा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड ऑल्सो अंडरगो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। तो हमें यहाँ पर मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। और मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट बेटा मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ देखकर आइएगा। ठीक, तो ये हमारी एक एल्कीन है जो जैसे 1 पेंटीन हमने ले रखा है। ठीक है, अब क्या है, 1 पेंटीन 1, ये 2, यहाँ पर 3, ये 4, ये 5। तो आपने देखा डबल बॉन्ड से अटैच्ड पहला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन, फिर हमारा बीटा कार्बन, और ये है हमारे पास गामा कार्बन। और गामा कार्बन जो है वो CH3 है, तो हमने उसके एक हाइड्रोजन को बाहर लिख दिया है, CH2 यहाँ लिखा, तो इसका मतलब इसके पास गामा हाइड्रोजन है। तो एक्चुअल में कंपाउंड के पास गामा हाइड्रोजन होनी चाहिए। डबल बॉन्डेड कंपाउंड के पास अगर गामा हाइड्रोजन है तो वहां पर हमें मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या है, इसमें ये होगा, ये मैंने एक ही स्टेप में दिखा दिया है यहाँ पर, वैसे तो ये 2 स्टेप में होती है, तो वो मैंने अच्छे से अपने वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो पहले आप वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा इस वाले बॉन्ड का, जो हमारा गामा हाइड्रोजन और गामा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसका होमोलिटिक क्लीवेज है। तो यहाँ पर बेटा ऐसे सिर्फ एक ही एरो दिखाया हुआ है, एक्चुअल में यहाँ 2 एरो से दिखाना चाहिए, इसको इस तरह से दिखाना चाहिए। देखिए अगर मैं होमोलिटिक क्लीवेज दिखा रही हूँ ना, यहाँ मैं दिखा देती हूँ, ये बॉन्ड है। ठीक है, अगर मुझे इसका होमोलिटिक क्लीवेज दिखाना है तो मैं इसको ऐसे और ऐसे दिखाऊंगी। अब बुक में खाली एक ही एरो दिखा रखा है, तो उसका भी मतलब यही है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है, तो आप इसको ना डबल एरो से ही दिखाइएगा। डबल एरो से मेरा मतलब एक एरो इधर की साइड बनाएंगे और दूसरा एरो इधर बनाएंगे, तो इसका मतलब होगा हाइड्रोजन के पास ये बॉन्ड तो टूट गया, ये वाला बॉन्ड जो 5th कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है वो बॉन्ड टूटेगा और इस पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और जो 5th नंबर कार्बन है उस पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, फिर यहां से डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो भी ब्रेक होगा। वो किस तरह से ब्रेक होता हुआ दिखाया हुआ है, फिर यहां पर इस पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर रखा है, ये जो फर्स्ट स्टेप में तो ये जो गामा हाइड्रोजन है ये इस नंबर 1 वाले कार्बन पर चला जाता है जिस पर मैंने नंबर 1 लिखा है। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड है, यानी जो बीटा बॉन्ड होता है, ये हमारा अल्फा बॉन्ड है और ये हमारा बीटा बॉन्ड है। ये चीज बेटा ध्यान रखिएगा, अल्फा कार्बन एटम, बीटा कार्बन एटम और अल्फा बॉन्ड और बीटा बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से जो पहला बॉन्ड होता है उसको हम अल्फा बॉन्ड बोलते हैं और जो दूसरा बॉन्ड होगा वो बीटा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड से अटैच्ड पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और दूसरा कार्बन बीटा कार्बन। तो या तो आप कह लीजिए कि बीटा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, या आप कह लीजिए कि अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो वो भी इसी तरह से ब्रेक होगा कि होमोलिटिक फिशन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये वाला जो जिससे मैंने अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा कार्बन और 2 नंबर यानी 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा
और ये वाला बॉन्ड तो पूरा अच्छे से ब्रेक हो जाएगा। तो वो यहीं यहाँ लिख रखा है, ये हमारा CH3 हो गया। कैसे हुआ बताऊंगी, अभी तो CH2 है यहाँ पर, तो CH2 लिखा रहने दीजिए। फिर ये हमारा CH हो गया और ये CH2, और CH के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था ही, CH2 पर भी तो एक इलेक्ट्रॉन था, और इस गामा हाइड्रोजन पर भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इसलिए ये CH2 से अब हमने यहाँ पर CH3 दिखा दिया, और इस पर ये जो है पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बॉन्ड पूरा का पूरा टूट चुका है। ठीक, अच्छा फिर क्या हुआ है, और ये जो बीटा बॉन्ड है ये भी पूरा का पूरा टूट चुका है। अब देख रहे हैं ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो एल्कीन भी यहाँ से अलग होगी। तो यहाँ पर हमने ये एल्कीन जो है इसमें अलग होती भी दिखा दी है। तो ये MR आयन का मतलब होता है मैक्लेफर्टी आयन। तो M/E42 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें पीक देखने को मिली। तो एक बार मैं फिर से सब इरेज कर देती हूँ। वैसे मैक्लेफर्टी बेटा मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, आप फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस पर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और इस पर जो एक, क्योंकि ये वाला बॉन्ड भी पूरा का पूरा ब्रेक होगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये CH3 हो गया। यहाँ से ये बॉन्ड हट गया है, तो CH2 से सिंगल बॉन्ड CH, तो मतलब CH2 से तो अब H जुड़ गया तो CH3 हो गया, तो CH3 से सिंगल बॉन्ड CH, और फिर हमने ये जो बॉन्ड है ये भी हमने ब्रेक किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कार्बन पर और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, और ये बॉन्ड भी पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी ये बॉन्ड बन गया, तो हमारी एल्कीन अलग हो गई है यहाँ से। तो इस तरह से हम मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है एल्कीन्स में। तो एल्कीन्स में एलाइलिक क्लीवेज भी दिखा सकते हैं आप, और मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट भी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आज। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेस पीक जो हमें मिलती है वो मॉलिक्यूलर आयन पीक, मतलब वो मॉलिक्यूलर आयन पीक ही होती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेस पीक इज द मॉलिक्यूलर आयन पीक, यानी यहाँ पर हमें फ्रेगमेंटेशन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूलर आयन पीक की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगी, तो वही बेस पीक हो जाती है, और उसकी जो अदर पीक्स होंगी वो हमें M/E77 पे, यानी जो फिनाइल हमारा कार्बोकेटायन बना है उस पर, और M/E51 पर, यानी जो साइक्लोब्यूटाइल बनेगा। अब देख लेते हैं कैसे बन रहा है। तो देखिए ये हमारी बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट कराया, पाई बॉन्ड से हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन दिखा दें, इधर पॉजिटिव चार्ज दिखा दें, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ बना रखा है वैसे दिखा दिया। M/E78 तो पेरेंट आयन पीक कह लीजिए या मॉलिक्यूलर आयन पीक, तो हमारी ये बनी। इसके बाद क्या हो सकता है, M/E77 पर हमें क्यों देखने को मिल रही है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक H तो अटैच्ड है ही, हर कार्बन से एक H अटैच्ड है। इस H का क्या होता है, होमोलिटिक फिशन होता है, यानी इस तरह से। ठीक है, तो यानी इस H पर एक रेडिकल होगा और यहाँ पर एक रेडिकल होगा। ठीक है, अब मैंने अगर इस पॉजिटिव और इस रेडिकल को मैं यहाँ ना दिखाकर मैं ऐसे दिखाऊं कि मैंने इसको यहाँ पर रेडिकल दिखाया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, जो अब ये बॉन्ड जो यहाँ हाइड्रोजन से टूटा था उसका एक रेडिकल और इसका एक रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो वो तो बॉन्ड हमने यहाँ दिखाई दिया, और उस पर आ जाएगा खाली एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिखाई दिया है। या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमने क्या करा, ये हमारी बेंजीन रिंग थी, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये हमारा मॉलिक्यूलर कैटायन था। ठीक है, इससे हमने H जोड़ रखा था, यहां हमने ब्रेकेज करी और H पर हमने रेडिकल दिखा दिया और फिनाइल रिंग पर हमने पॉजिटिव दिखा दिया। फ्रेगमेंटेशन जहां भी होगा एक तरफ पॉजिटिव जाएगा और एक तरफ रेडिकल, तो बस आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमारे पास ये फिनाइल कार्बोकेटायन जो है बनेगा, और ये 77 पर हमें पीक देखने को मिलती है। तो 78, 77, 51 ये पीक्स अगर आपको देखने को मिल रही है, या फिर ये पीक क्वेश्चन में गिवन है, तो समझ जाइएगा वहां पर कोई एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो sp2 कार्बन पर है, ये जितने भी कार्बन है यहाँ पर सब sp2 कार्बन है, तो sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो अब क्या हुआ होगा, इससे हमारा साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटायन बना। अब वो कैसे बना होगा, साइक्लोब्यूटीन, ये जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लोब्यूटीन का है, तो साइक्लोब्यूटीन कार्बोकेटायन बना। वो कैसे बना होगा, देखिए इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। देखिए ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, सपोज कि ये पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, इस तरह से। तो इससे ये कैसे बना सकते हैं आप, देखिए इस बॉन्ड को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करा दूँ,
मतलब ये बॉन्ड पूरा टूट जाएगा और ये बॉन्ड पूरा टूट के यहाँ दिखा दूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्पीशीज़ क्या आएगी वो मैं आपके सामने यहाँ बना देती हूँ। ये हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये ऐसे है, फिर ऐसे है, ये इतनी स्पीशीज़ ये हुई। और देखिए ये वाला बॉन्ड तो टूट ही चुका है, ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। अब इसके बाद ये वाली स्पीशीज़ ऐसे आएगी, ठीक। तो जब मैंने इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कराया तो जाहिर सी बात है इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया और इस वाले कार्बन पर एक तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और एक और पॉजिटिव चार्ज मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि जब मैंने बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराएंगे तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा ही जाएगा, ठीक। अब इस बॉन्ड को मैंने ऐसे शिफ्ट करा दिया तो यानी इस पर तो नेगेटिव चार्ज गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वाले स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक एल्काइन यहाँ से अलग हो जाएगी। और यहाँ पर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज था और इस पर एक पॉजिटिव था, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं और इस पर सिर्फ एक पॉजिटिव जो है बच जाएगा। तो वो हमारा इस तरह से हमारा साइक्लोब्यूटीन जो है हमारा कार्बोकैटायन यहाँ पर बन के आएगा। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। हालांकि बुक में जब दिखाते हैं हम इसको, जो लिखने बेटा इसको ये तो समझने का तरीका है जो मैंने आपको बताया कि ये पूरा बॉन्ड ब्रेक किया। देखिए अगर मैं कार्बन कार्बन पे ऐसे बॉन्ड ब्रेक करूं तो इसका क्या मतलब है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, यही तो मतलब हुआ। तो ऐसे ही मैंने इसको यहाँ शिफ्ट करा दिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज गया इस कार्बन पर, इस पर एक पॉजिटिव आ गया। इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कराया तो इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज गया और इस पर एक नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसीलिए इसका एक पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो है एल्काइन जो है हमारी अलग हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। तो बुक में जो दिखाया हुआ होता है, बुक में हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, दिखाया हुआ है कि ये बॉन्ड को मैंने यहाँ शिफ्ट करा दिया और ये बॉन्ड जो है हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया इस तरह से। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, चाहे मैंने जो आपको समझाया वैसे दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पीक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक। और एल्काइल बेंजीन्स में क्या होगा एल्काइल बेंजीन्स में हमें जनरली बेंजाइलिक क्लीवेज देखने को मिलेगा। बेंजाइलिक क्लीवेज बेटा मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग से पहला बॉन्ड हमारा अल्फा बॉन्ड होता है और जो दूसरा बॉन्ड है वो हमारा बीटा बॉन्ड होता है और बीटा बॉन्ड पर ही क्लीवेज होती है। देखो, और बेंजाइलिक क्लीवेज कैसे कैसे हो सकती है। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हमें वहां देखने को मिलता है। तो इस C को, जो CH2 है ना बेटा, इसको एक सेकेंड, मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैंने ये रिंग बनाया, ये अल्फा बॉन्ड से ये CH2 है, तो CH2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ये H बना दूं और यहाँ पर एक H बना दूं और ये CH3। तो बेटा ये बॉन्ड तो है अल्फा, और जो ये तीनों बॉन्ड हैं इस कार्बन के, बाकी तीनों बॉन्ड वो सारे हमारे बीटा बॉन्ड हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो बेंजाइलिक क्लीवेज जो है हमारा वो बीटा बॉन्ड पर होता है। तो चाहे तो हम यहाँ वाले बॉन्ड पर करा दें, चाहे हम इस वाले बॉन्ड पर करा दें, चाहे हम इस वाले बॉन्ड पर करा दें, मतलब H भी निकल सकता है और CH3 भी निकल सकता है। कोई भी बॉन्ड पर कराएंगे वो सारे हमारे बेंजाइलिक क्लीवेज ही कहलाते हैं, क्योंकि उससे हमें बेंजाइलिक कार्बोकैटायन देखने को मिलता है। एक बार मैं फिर से इरेज कर देती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। तो ये हमारी एक एल्काइल बेंजीन है, ठीक। एल्काइल बेंजीन पर फिर से इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट कराया और यहाँ पर हमें वही एक मॉलिक्यूलर कैटायन बना और इसकी M/E 106 पर मिली। फिर इसमें और क्या हो सकता है, इसमें से एक H रेडिकल जो है निकाल। एक्चुअल में ये बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था और बुक में क्वेश्चन में ये सारी पीक्स दी हुई थी और पूछा गया था कि इन सारी पीक्स को आपको एक्सप्लेन करना है कैसे आई हैं। तो बस ये उसके आंसर के तौर पर मैंने ले ली पिक्चर और मैं आपको फिर वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारी पीक्स हमें देखने को कैसे मिली हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या निकला है, एक देख रहे हैं यहाँ पर हमने H डॉट निकाला है, H डॉट निकाल, और कहाँ से निकला होगा, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ CH है और यहाँ देखें तो CH2, यानी ये H डॉट यहाँ से निकला है। तो जब ये मॉलिक्यूलर कैटायन है तो यहाँ पर जो हमने बेंजाइलिक क्लीवेज दिखाया, इस H को मैं ऐसे, एक H को मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है, इस तरह से है ये। यहाँ पर कोई ये CH है और इससे लगा हुआ नीचे एक H है, तो यहाँ पर ये फ्रेगमेंटेशन हुआ है। तो इस फ्रेगमेंटेशन में क्या है, एक पर पॉजिटिव चार्ज गया और दूसरे पर रेडिकल गया, तो ये रेडिकल यहाँ से निकल गया और इसका पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो 105 के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें पीक देखने को मिली। फिर मैंने आपको बताया था कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्योंकि हमारा मोर स्टेबल ट्रोपाइलियम कैटायन में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए हम बेंजाइलिक क्लीवेज दिखा रहे हैं। और ये ट्रोपाइलियम कैटायन में कैसे चेंज करेंगे, हमने पिछली बार भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम
बेंजाइलिक से ट्रोपाइलियम कैसे बनाते हैं। अब की बार मैं एक दूसरा तरीका आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पिछली बार वाला अगर आपको तरीका सही लगे तो आप वो अपना सकते हैं, नहीं तो आप ये अपना सकते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम ये वाला बॉन्ड जो है, इस वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दे रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर। ठीक है, तो जब हम इस पर शिफ्ट करेंगे और फिर हम इसकी एक बार नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग के बाद आपको जो है ईजी रह जाएगा बनाना। देखिए, अगर मैं इसको नंबर 1 कार्बन दूँ, यहाँ नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये 6 और 7, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 और 7 के बीच में तो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, 2 और 7 का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो 2 पर जा रहा है। यही तो हो रहा है। तो इस बॉन्ड को मैं अगर दिखाना चाहूँ तो देखिए, जो मैंने इस तरह से दिखाया, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं आपको कहाँ समझाऊं, चलिए ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको जो समझा रही हूँ बेटा वो आप ध्यान रखिए। 1 और 7 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, 2 और 7 का बॉन्ड टूट रहा है, और पॉजिटिव चार्ज जो है 2 कार्बन पर जा रहा है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्या स्पीशीज बन के आएगी, हमारे पास जो स्पीशीज बन के आएगी वो फिर से मैं आपको बना दे रही हूँ यहाँ पर। ठीक, और अगर मैं इसकी नंबरिंग करने के लिए ट्राई करूं तो हम नंबरिंग कैसे देंगे, इसको मैं नंबर 1 लिख दे रही हूँ, नंबर 2, नंबर 3, ये नंबर 4, 5, यहाँ पर 6 है और ये 7 है। ठीक से मुझसे बन नहीं पाया, पर ये जो है यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड है, फिर ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है। ठीक है, अब 1 नंबर कार्बन से एक CH3 भी जुड़ा हुआ है, तो हमने CH3 जोड़ दिया, और हम कह रहे हैं अब 2 नंबर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज चला गया। क्यों चला गया 2 नंबर कार्बन पर, क्योंकि बॉन्ड जो है टूटा है 2 और 7 के बीच का, और 7 और 1 के बीच में बॉन्ड बना है, तो इसलिए 1 का पॉजिटिव चार्ज चला गया है, क्योंकि 2 वाला जो इलेक्ट्रॉन था अब वो इस वाले कार्बन पर यानी 1 नंबर कार्बन पर चला गया है, तो 2 नंबर पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बॉन्ड कहाँ कहाँ बन रखे हैं, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड है, फिर 4 और 5 के बीच में बॉन्ड है, और 6 और 7 के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, और इस CH3, ये जो हमारा 1 नंबर कार्बन है, 1 नंबर कार्बन पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर 1 नंबर कार्बन पर एक H भी जुड़ा हुआ है, तो हमने उस H को भी यहाँ दिखा दिया। अब क्या होगा, ये H यहाँ से निकलेगा, और ये H कैसे निकलेगा, हेट्रोलिटिक फिशन होगा, यानी H पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी जो ये 1 नंबर कार्बन है, और ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन जो 2 नंबर पर पॉजिटिव चार्ज है उससे जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जाकर ये जुड़ जाएगा, तो जिससे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो 2 नंबर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और जो कि 1 नंबर पर आ गया है, क्योंकि 1 नंबर से हाइड्रोजन हमने हटा दिया। तो इस तरह से ये एरोमेटिक कैटायन, ये ज़्यादा स्टेबल कैटायन बनता है, तो वो हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ होगा, उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है, जो हमारा कैटायन, इससे हमने फिर एसिटिलीन यहाँ पर अलग किए रखिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल अलग किया हुआ है। तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम कैसे अलग कर सकते हैं, फिर से हम जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट कराया, अभी मैंने लास्ट वीडियो में जो समझाया था आपको, और इस बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट करा दूँ। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, इस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अच्छा और देखिए, ये बॉन्ड जब मैंने यहाँ शिफ्ट कराया तो इस पर नेगेटिव गया होगा, और इस पर एक पॉजिटिव भी आया होगा, और जब मैंने ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराया तो इस पर भी एक पॉजिटिव आया होगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा ना। तो इस तरह से एसिटिलीन अलग हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड अलग हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड अलग हो जाएगा, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा होगा, मैं इनके बीच में बन जाएगा और उनके बीच में बन जाएगा। रुक जाइए, मैं आपको फिर से एक बार नंबर बता देती हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है ना, अब मैं क्या शिफ्ट कर रही हूँ, 1 और 7 के बीच का बॉन्ड शिफ्ट कर दे रही हूँ यहाँ 7 नंबर कार्बन पर। तो 7 नंबर कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और 1 नंबर कार्बन पर एक और पॉजिटिव चार्ज, यानी 1 नंबर कार्बन पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। फिर 5 और 6 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, 5 नंबर पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, और जो हमारा 6 नंबर है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो 6 नंबर पर जो पॉजिटिव चार्ज है और 7 नंबर पर जो नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए हमारी एसिटिलीन यहाँ पर अलग हो गई। और 1 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन के बीच में भी एक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, और एक पॉजिटिव चार्ज हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो वो हमारा यहाँ पर रह गया है पॉजिटिव चार्ज, और उसी से हमारा मिथाइल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर यही ऐसा ही बॉन्ड फिर से आप तोड़ेंगे, इसको यहाँ तोड़ दीजिए
और इसको यहाँ तोड़ दीजिए। तो फिर इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और फिर से हमारी एसिटिलीन जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, फिर से एसिटिलीन अलग होगी और आपकी हमारी 3 मेंबर्ड रिंग जो है बन जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि बेंजाइल कार्बोकेटायन क्यों हम बना रहे थे, क्योंकि उससे हमारा ट्रोपाइलियम कैटायन जो है फॉर्म हो रहा था। तो आज का वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, हमने काफ़ी सारे कंपाउंड डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के जो कंपाउंड हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हालांकि स्लाइड पे समझाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल सा लगता है, पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आता है कितना नहीं, कि बॉन्ड कैसे मूव करा रहे हैं ये सब। बेटा आपको एक बेसिक नॉलेज तो एक्चुअल में बॉन्ड मूव की होनी चाहिए, कि अगर हम बॉन्ड मूव करा रहे हैं किस कार्बन से करा रहे हैं, उस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव आ रहा है, तो फिर आप बहुत ईजिली इसको समझ सकते हैं। बाकी अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।